गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। सर्वत्र ज्ञानशाला के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण और आप पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट स्टडी को। आज इन्वायरमेंट स्टडी का हमारा तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में मैं आगे के जो अजैविक घटक हैं उनके बारे में आप सबको अध्ययन कराऊंगा। ये जानकारी आप लोगों को देनी थी कि जो लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 है उसका PDF फार्म हमारे डिस्क्रिप्शन में इसी लेक्चर में तीसरे लेक्चर में मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एक जानकारी ये भी देनी है कि आप पर्यावरण के कोई भी नोट्स नहीं बनाएंगे, सारे के सारे नोट्स PDF फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, वो भी निःशुल्क मिल जाएंगे। किसी तरह की कोई शुल्क किसी से नहीं ली जानी है हमारी संस्था की ओर से। और ये भी आपको ध्यान देना है कि PDF आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से उसको पढ़िए, रिवाइज करिए। हम बहुविकल्पी प्रश्नों की भी श्रृंखला जो हम पढ़ाएंगे उस पर लाएंगे समय के अनुसार। इस बात को भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। हम आज बात करेंगे, हम लोगों ने जब भी पर्यावरण को पढ़ा तो पर्यावरण की दो बातों को लेकर के हमने चर्चा की है आप लोगों के बीच में। पहली बात थी जैविक घटक। जैविक घटक क्या होते हैं, और दूसरी चीज है अजैविक घटक। अजैविक घटक, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में इस बात को बताया था कि वो घटक पर्यावरण के जिनमें जीवन पाया जाता है, ऐसे घटकों को जैविक घटक कहा जाता है। और पर्यावरण के वो घटक जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, वो घटक क्या कहलाते हैं, अजैविक घटक कहलाते हैं। तो हमें इस बात को लेकर के समझना पड़ेगा कि जैविक घटकों को मैंने उत्पादकों के रूप में पढ़ लिया, उपभोक्ताओं के रूप में पढ़ लिया, अपघटक के रूप में पढ़ लिया और उनके गुणधर्मों को भी जान लिया। इसके बारे में हम लोगों ने उत्पादक को पढ़ा, उपभोक्ता को पढ़ा, अपघटक को पढ़ा और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी इनके बीच में कोरिलेट करते हुए आप लोगों को जानकारी हुई इस टर्मिनोलॉजी के बारे में। इस लेक्चर में हम अजैविक घटक क्या होते हैं उनकी थोड़ी सी विस्तृत बातचीत आप लोगों के बीच में करेंगे और साथ साथ आज के इस लेक्चर में हम खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या होता है इसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे आपके बीच में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि अजैविक घटक क्या होते हैं। जैसा कि आपको बताया कि पर्यावरण के वो घटक जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, ऐसे घटकों को क्या कहते हैं, अजैविक घटक कहते हैं। जैसे कि उसमें से आप पहला ले लीजिए जल। जल में जीवन होता है लेकिन जल जैविक घटक नहीं है। आप जानते होंगे इस बात को। वायु, प्रकाश, मिट्टी, और अगर बात करें आर्द्रता, और अगर बात करें तो ऐसी हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, किंतु पर्यावरण के वो कैसे घटक हैं, अजैविक हैं, अर्थात जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। अगर आप इसमें समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि मैंने जल बता दिया, वायु बता दिया, प्रकाश बता दिया, मिट्टी, आर्द्रता, जलवाष्प ले लें हम, और ये सारे घटक लगभग एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोरिलेट भी होंगे। इनको लेकर के मैं बारी बारी से आपके बीच में चर्चा करूंगा। ऐसे बहुत सारे और भी घटक हैं जिनमें आप कह सकते हो जीवन नहीं पाया जाता, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कोई भी मनुष्य अगर वो सजीव है, जीवधारी है, पेड़ पौधा है, कैसा भी है, वो अगर अजैविक घटकों के बीच में कोरिलेट नहीं करेगा, अजैविक घटकों के साथ मिलजुल करके काम नहीं करेगा, तो उसका जीवन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अजैविक घटकों पर निर्भरता उसकी अवश्य देखने में मिलती है। आप देखोगे तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ जल की, आप जानते हैं जल ही हमारे जीवन का मुख्य आधार है। अगर ये जल ना हो, भले ही जल के अंदर प्राण ना होते हों, ये बायोटिक ना होता हो, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं जल के बगैर हमारा कोई काम नहीं चलता है।
हमारा शरीर का जो 70 से 80% भाग है वो जल से ही मिलकर बना है। और आपको मालूम होगा बेटा कि हमारी बॉडी में जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, उन रिएक्शंस को कंप्लीट कराने में जल की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये भी आपको जानकारी होगी, आपके शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो जल ही क्या करता है, मेंटेन करता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम आपके शरीर में हाइपोथैलेमस ग्लैंड पाई जाती है मस्तिष्क के अंदर। वो क्या करती है, श्वेत ग्रंथियों को एक्टिवेट करती है। श्वेत ग्रंथियाँ जब एक्टिवेट हो जाती हैं तो जलवाष्प के जरिए आपका जो पसीना है वो बाहर निकल जाता है। फिर उसके बाद आपके शरीर का तापमान ऑटोमेटिक नियंत्रित हो जाता है, आप देखते होंगे। फिर जल जो आपके शरीर में होता है वो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके निष्कर्षण के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है। तो भोजन के पाचन के लिए जल बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो जल, ये तो शरीर की मैंने उपलब्धता बताई, इस संसार का कोई भी प्राणी जल के बगैर जीवित कैसे रहेगा, इस बात को भी आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हमारी धरती पर अगर जीवन संभव हुआ है उसमें से प्रमुख आधार एक जल भी है। आप जल को देख रहे होंगे, हमारी इस धरती पर 71% भूभाग पर जल पाया जाता है। और ये कहा जाता है कि समुद्रों हमारे महासागरों की जो है स्थलीय भाग कम है और महासागरों की जो भाग है वो लगभग 71% भाग पर महासागर हैं। मीठे जल की मात्रा प्रायः बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा भूमिगत जल है या नदियों में प्रवाहित होने वाला जल है वही हम पीने के योग्य लाते हैं। तो खैर, जल का जो विस्तृत लेक्चर लेंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ये बात समझानी थी कि अजैविक घटकों का एक पार्ट जल भी है जो आपके जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं हमारे शरीर में भी इसकी आवश्यकता है और प्रकृति की हर वस्तु जल पूरक का कार्य कर रही है उस हर वस्तु के लिए। अगली बात आ रही है वायु की। आप अगर देखें तो हमारा जो जीवन है वो वायु के बगैर संभव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम देखे होंगे जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, उस श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस लेते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। हम देखते हैं हमारी वायु के अंदर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है। ऐसे आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको, वायु जो है मैंने बताया विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो उसमें नाइट्रोजन लगभग 78% है, ऑक्सीजन लगभग 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है। ऐसे बहुत सारी गैसों का संगम जब होता है तो वायु बनती है। लेकिन उन सब में जब हम श्वसन क्रिया के फलस्वरूप जो ऑक्सीजन लेते हैं उसका नाम है ऑक्सीजन गैस, और इसकी मात्रा प्रकृति में लगभग कितनी होती है, 21% होती है। तो आपको अच्छी तरह से इस बात की जानकारी होगी कि वायु के बगैर हमारा जीवन संभव नहीं है। वायु नहीं होती तो वायु से ही मिलकर बनी है हमारी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसका पार्ट है, तो ऑक्सीजन हम कैसे लेते, नहीं ले पाते ना। फिर आप देखें तो वायु दाब जब बनता है तो ही वर्षा होती है। वायु दाब कम होगा, ज़्यादा होगा, आप देखते होंगे जिस समय बहुत ज़्यादा एकदम तेज़ी से गर्मी पड़ जाती है, वायु दाब कम हो जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाने की वजह से वर्षा और तूफान के संकेत होने लगते हैं। तो ये बातें आप सबको पहले से ही जानकारी होंगी। वायु के बगैर भी हमारा जीवन संभव नहीं है, जो कि क्या है, अजैविक घटक है। अगली बात आती है प्रकाश की। आप देखें तो हमारे इस धरती पर प्रकाश का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो सूर्य है। और आप इसको इस बारे में जानकारी भी है आपको कि सूर्य क्या करता है, सूर्य की आने वाली जो लाइट है उसका लगभग 99% भाग परावर्तित हो जाता है। 99% भाग हम यहाँ धरती पर यूज में नहीं लिया जाता, लेकिन 1% भाग जो हमारी सूर्य की किरणों का आता है उसके फलस्वरूप आप देखते होंगे फोटॉन के रूप में धरती पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इसी प्रकाश का प्रयोग करते हैं। अगर ये प्रकाश न होता तो क्या फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती, नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती तो भोजन कैसे बनता, और जब भोजन नहीं बनता तो खाद्य श्रृंखला में जो एक दूसरे जंतुओं के मध्य में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है वो भी आपको देखने में नहीं मिलती। तो आप जानते हैं कि प्रकाश का भी अपना एक अलग महत्व है। प्रकाश न सिर्फ हमको हमारे आसपास के वातावरण में विजिबिलिटी लाता है, दृश्यता लाता है, साथ में हमको ये भी समझना होगा कि प्रकाश और भी बहुत सारे कारक हैं जिसमें प्रकाश मदद करता है। आप देखेंगे जहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं वहाँ पर कुछ और वातावरण आपको मिलेगा, क्योंकि सूर्य की किरणें जहाँ, जैसे कि आप देखें भूमध्य रेखा पर ये पृथ्वी है और पृथ्वी का जो भूमध्य रेखा वाला भाग है, ये वाला भाग, यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें क्या होती हैं, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, तो इस अक्षांश रेखा पर
आप देखते होंगे लंबवत वर्ष भर पड़ती रहती हैं किरणें। 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है जिसको कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश साउथ जो है, आप देखेंगे सूर्य की किरणें इन्हीं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में ही विचलन करती हैं। तो आप कहोगे कि जो भूमध्य रेखा वाला भाग है, जो कर्क वृत्त, ये ऊपर वाला भाग कर्क वृत्त कहलाता है, नीचे वाला भाग मकर वृत्त कहलाता है। बहुत लोग कर्क रेखा कहते हैं, मैं उसका सॉलिड रीजन बताया था। कर्क रेखा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि धरती पर रेखा नहीं खींची जा सकती, धरती स्वयं में एक कर्व है, धरती स्वयं में एक कर्व है, इसलिए हम इसको वृत्त कहते हैं, कर्क वृत्त। मकर वृत्त 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर वृत्त, और जो भूमध्य रेखा जिसको हम नाम देते थे उसको हम लोग जो विषुवत वृत्त कहते हैं। तो विषुवत वृत्त पर आप देखेंगे वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, और लंबवत पड़ने के कारण यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब तापमान ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ की हवा गर्म, संपर्क तल की जो वायु हो जाती है वो क्या होने लगती है, गर्म होने लगती है। गर्म होने के बाद हवा ऊपर उड़ती है, और हवा ऊपर, यहाँ का स्पेस खाली हो जाता है। जिस स्थान पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरेंगी वायुदाब वहाँ पर क्या हो जाएगा, वायुदाब वहाँ ज़्यादा हो जाएगा, और जिस कारण हवाएं गर्म ऊपर उठेंगी। तो आप देखेंगे जहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरेंगी वहाँ पर लो प्रेशर, LP, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ की वायु जो है गर्म ऊपर उठ गई, वायुदाब कम हो जाता है सॉरी, तो आप देखेंगे वहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है। और आप देखेंगे जहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा तो हवाएं उस स्थान को भरने के लिए आएंगी कि नहीं आएंगी। तो इस तरह से मानसून की शुरुआत होती है। आप देखेंगे जो गर्म स्थान होते हैं, वर्ष भर गर्म स्थान जो होते हैं, वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, और जब वहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है तो वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। आप सदाबहार वनों में बहुत सारे, मैं आगे जब वनों को पढ़ाऊँगा तो उसमें सदाबहार वन, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको लेकर के चर्चा करूँगा आपके बीच में। लेकिन आप इस बात को समझने का प्रयास करना, जहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत गिरती हैं, आप देखेंगे वहाँ के लोग काले होते हैं, क्योंकि उनकी त्वचा जो है उनके ऊपर मेलानिक ज़्यादा जाम हो जाता है। इस वजह से क्या हो जाते हैं, वो लोग काले होने लगते हैं। तो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में जितने भी आपको देश देखने को मिलेंगे वो सब लोग क्या होते हैं, ज़्यादातर काले पाए जाते हैं। साथ में आप देखेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर भारत आपका स्थित है, यहाँ पर आपकी इंडिया स्थित है। तो आप देखेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर इंडिया, यह इसका मतलब भारतीय परिदृश्य में आप देखोगे तो ये अक्षांश आपको देखने को मिलेगा। यहाँ का मौसम और जलवायु कैसी होती है आप अच्छी तरह से बात को समझ रहे होंगे। यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत नहीं पड़ती। आप देख रहे हैं सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक गमन करती हैं। तो इसका मतलब सूर्य की किरणें जब यहाँ पर मई जून का महीना आता है तो जून के महीने में सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत आ जाती हैं, और उसके बाद पुनः वापस चली जाती हैं अप्रैल के महीने तक, पुनः यहाँ वापस आ जाती हैं मार्च के महीने। तो आप देखोगे सूर्य की किरणें जब इन्हीं के बीच में गमन करती हैं तो ये वाला भाग अत्यधिक गर्म रहता है, और विशेषकर जो विषुवत वृत्त वाला भाग है वो सबसे ज़्यादा गर्म रहता है। तो आप देखेंगे सूर्य की किरणों का प्रभाव निश्चित रूप से, जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी गिरेंगी वहाँ पर आपको अलग मौसम जलवायु देखने को मिलेगी। जहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं वहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, यहाँ पर कम वर्षा होती है। और जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, नॉर्थ और साउथ, जो पोल्स वाले क्षेत्र हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें 6 महीने गिरती हैं और 6 महीने नहीं गिरती हैं। इस कारण आप देखेंगे यहाँ पर बर्फीले क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ की जैव विविधताएं अलग होंगी। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें जहाँ लंबवत गिरेंगी वहाँ पर वायुदाब ज़्यादा होगा, वर्षा ज़्यादा होगा, समृद्ध जलवायु होगी। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे सदाबहार वन पाए जाएंगे, बहुत ज़्यादा सघन जो है वन होंगे। तो इस वजह से आप देखेंगे वहाँ पर जैव विविधता भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन आप देखेंगे नॉर्थ और साउथ पोल पर यहाँ पर बर्फीले इलाके होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ आपको मिलेंगी, या विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, जैसे कि आप देखे होंगे बर्फीले भालू पोल्स वगैरह पे पाए जाते हैं। तो वहाँ की कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं वहाँ गर्मी वर्ष भर होती है, और जहाँ पर तिरछी पड़ती हैं वहाँ पर गर्मी कम होती है, और जहाँ ना के बराबर पड़ती हैं वहाँ पर शीत क्षेत्र होता है। और शीत क्षेत्र पर और जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है उन सारे क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जलवायु, अलग अलग प्रकार के जीवधारी, तरह तरह की जीवों में विविधताएँ और वनस्पतियों में विविधताएँ देखने पे आती हैं। फिर अगर हम बात करते हैं मिट्टी की, तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे
कि मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं उसी आधार पर हमारी उत्पादकता निर्भर होती है, प्रोडक्टिविटी उसी पर डिपेंड करती है। तो आप देखेंगे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मिट्टी पाई जाती है। कहीं आप सुने होंगे लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, तो कहीं पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, स्थलीय भूभागों पर कहीं और मिट्टी पाई जाती है। तो अलग अलग मिट्टी, कहीं लाल मिट्टी है, कहीं काली मिट्टी है, कहीं भूरी मिट्टी। आप इन सारी मिट्टी को जब मैं पढ़ाऊंगा, मिट्टी का क्लासिफिकेशन करूंगा, तो ये सारी बातें बताऊंगा। लेकिन किस मिट्टी में कौन कौन सारी चीज़ें होती हैं, ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप देखेंगे मिट्टी के कारण मनुष्य क्या होता है, प्रभावित होता है। मिट्टी भी एक अजैविक घटक है जिसके कारण मनुष्य का समृद्ध होना, उसका उन्नत होना मिट्टी पर भी निर्भर करता है। मिट्टी भी क्या है, एक अजैविक घटक है। फिर आप देखेंगे आर्द्रता, ह्यूमिडिटी को आप देखे होंगे कि आर्द्रता का मतलब होता है हवा में नमी की मात्रा, और आर्द्रता जितनी ज़्यादा होगी हवा में नमी उतनी ही ज़्यादा होगी। आप देखे होंगे कि जिस समय बरसात का महीना आता है, बरसात के महीने में आपके यहाँ जब कूलर चलता होगा तो उस दौरान आप देखते होंगे कूलर काम नहीं करता होगा, आपको हवा उसकी ठंडी नहीं लगती होगी। उसका साइंटिफिक रीज़न क्या हो सकता है? तो उसका साइंटिफिक रीज़न यही होता है कि बरसात के महीने में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण जो जलवाष्प है, जो पानी की मात्रा वो सूखती नहीं है। वायुमंडल जलवाष्प को जो है एब्जॉर्ब नहीं करता है, और जब एब्जॉर्ब नहीं करता उस पर टेम्परेरी पानी बना रहता है। तो इसका मतलब उस समय आप जब पानी बना रहेगा तो पसीना आपका सूखेगा नहीं, तो इस कारण चिपचिपापन आपको शरीर में लगता रहता होगा। ये भी देखते होंगे बरसात के महीने में जब आप कपड़े सुखाते होंगे तो कपड़े आप देखे होंगे कि गर्मियों के अपेक्षा बहुत देर से सूख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हवा में नमी की मात्रा ज़्यादा है, और जब हवा में नमी की मात्रा ज़्यादा है तो जलवाष्प नहीं बनेगी, जलवाष्प की मात्रा कम प्राप्त होगी। तो जलवाष्प जब बनेगी, जल की वाष्प जब नहीं बनेगी, तो आप निश्चित रूप से कह पाओगे कपड़े हमारे क्या होंगे, देर से सूखेंगे। तो आप देखोगे ह्यूमिडिटी भी मनुष्य के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। ह्यूमिडिटी भी क्या है, एक अजैविक घटक है। अगली बात आती है जलवाष्प की, मैं तो बात ही कर रहा था। तो जहाँ पर आप देखेंगे ज़्यादा तापमान होगा, जहाँ पर सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ेंगी तो वहाँ पर जलवाष्प भी ज़्यादा प्राप्त होगी, जहाँ जलवाष्प ज़्यादा प्राप्त होगी तो वहाँ वर्षा की भी मात्रा ज़्यादा प्राप्त होगी। तो ये सारी चीज़ें आप सब लोगों ने देखी कि ये सारी चीज़ें अजैविक घटक हैं, और अजैविक घटक भी मनुष्य के जीवन को सीधे तौर पे प्रभावित करता है। कोई भी जैविक घटक हो, कोई भी जीवित प्राणी हो, वो निश्चित रूप से अजैविक घटकों के साथ कोई ना कोई अंतर संबंध अवश्य रखता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो एक दूसरे से प्रभावित, और एक दूसरे के बगैर किसी का भी काम नहीं चलने वाला है। तो आप देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक दोनों घटकों की अपनी महत्वपूर्ण अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। उन भूमिकाओं को लेकर के मैंने आप सबके बीच में चर्चा की। नेक्स्ट बात आ जाती है इसी में, जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं, वो ये है कि हम लोगों ने खाद्य श्रृंखला को हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो खाद्य श्रृंखला क्या होती है और खाद्य जाल क्या होता है, ये दोनों बातें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस पर भी कई सारे प्रश्न बन जाते हैं परीक्षाओं में। तो इसको भी हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। आइए घास का पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, उसके बाद आपको क्लियर करते हैं। मान लिया एक घास है, इस घास को खाने वाला है टिड्डा। कौन है? टिड्डा। इस टिड्डे को भी खाने वाला कौन है? मेढक। मेढक है। इस मेढक को खाने वाला कौन है? सर्प है। इस सर्प को खाने वाला कौन है? बाज है। और उसके बाद आप देखे होंगे इस तरह से हमारी एक खाद्य श्रृंखला है, इस तरह से हमारी एक क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है, घास का एक इकोसिस्टम है। तो हम इस घास के इकोसिस्टम के जरिए समझने का प्रयास करेंगे कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है। तो आपको अच्छे से समझ में भी आने वाला है कि खाद्य श्रृंखला वास्तव में क्या होती है। लास्ट टर्न पे मैंने आपको ये बताया था कि सूर्य की एनर्जी जो होती है, तो सूर्य की एनर्जी जब जितने भी उत्पादक होते हैं उन सारी उत्पादकों में एक गुण पाया जाता है कि वो सूर्य की एनर्जी को प्राप्त करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। घास भी उसी श्रेणी में, उत्पादकों की श्रेणी में आएगा। तो आपने देखा घास जो भोजन के रूप में अपना, घास ने जो भोजन बनाया है, तो उस भोजन की मान लिया एनर्जी अपनी तरफ से मानी 100% है। और जो लिंडे मान का 10वां नियम कहता है कि मान लिया उत्पादकों ने अगर 100% एनर्जी यूज की है, मान लिया सोलर लाइट की
हालांकि कोई 100% नहीं यूज करता, मैंने बताया 99% उसको यूज नहीं करते, सिर्फ 1% यूज करते हैं। लेकिन यहां पर समझाने के दृष्टिकोण से अगर हम माने घास को 100% एनर्जी मिली है, तो आप देखोगे कि अगली वाली जो सीरीज में ये जाएगी ऊर्जा, उसका 1/10 भाग ही जाती है। अर्थात 1/10 का मतलब क्या हुआ, उसका 10वां हिस्सा जाता है, तो 100% का 10वां हिस्सा कितना होगा, 10% होगा। और आप देखें इससे भी इसमें कम जाएगा, कितना होगा, 1% होगा। फिर इसके बाद इसका भी 10वां हिस्सा इसमें जाएगा तो 0.1% होगा, इसमें 0.01% होगा। तो लगातार हम ये देख रहे हैं कि ऊर्जा जो है, जैसे जैसे हम उत्पादकों से दूर जा रहे हैं, उच्च उपभोक्ताओं की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे ऊर्जा की मात्रा क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। आप लगातार देख रहे हैं ऊर्जा की मात्रा क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ऊर्जा की मात्रा कम होने का मतलब यही हुआ कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो सदैव एक दिशी होता है। और अगर हम समझें इसमें, तो इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी ये आपको समझ में आएंगे कि घास का, जैसे मैं पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ रहा हूं और हमको समझना है कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है। अगर हम खाद्य श्रृंखला को समझने का प्रयास करें, इसमें खाद्य श्रृंखला, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि घास को खाने वाला टिड्डा है, टिड्डे को खाने वाला मेढक, मेढक को खाने वाला सर्प, सर्प को खाने वाला क्या है, बाज है। तो आप यहां पर देख रहे हैं अलग अलग पोषण स्तर हैं, अलग अलग पोषण स्तरों में भोजन ऊर्जा का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। तो जब भी ऊर्जा का प्रवाह उत्पादकों से होता हुआ अलग अलग पोषण स्तरों में जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, जिससे मनुष्य को भोजन की पूर्ति होती है, सॉरी, जिससे हमारी उस श्रृंखला में भोजन की क्या होती है, पूर्ति होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो खाद्य श्रृंखला मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थों का एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, जितने भी आपको खाद्य श्रृंखला जहां तक आपकी वो, जहां तक पारिस्थितिकी तंत्र आपका चलेगा, इकोसिस्टम जिस सीरीज तक चलेगा उस सीरीज तक की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपसे कहा जाए कि खाद्य श्रृंखला क्या है, तो आप कहेंगे कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में हमारे खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, अर्थात भोजन द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषण स्तर से दूसरे में, तीसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि आपने यहां पर देखा, यहां पर आपने देखा इससे इसने भोजन प्राप्त किया, इससे इसने भोजन प्राप्त किया, इससे इसने भोजन प्राप्त किया, इससे इसने, तो इसका मतलब भोज्य पदार्थों का ऊर्जा का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। तो ऊर्जा का स्थानांतरण अर्थात खाद्य पदार्थों का विभिन्न पोषण स्तरों में स्थानांतरण ही क्या कहलाता है, खाद्य श्रृंखला कहलाता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर अगर हम बात करें इसमें खाद्य श्रृंखला के साथ साथ कुछ टर्मिनोलॉजी इसमें और समझने लायक है, आप लोगों को इस बात को भी आपको समझना चाहिए। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि घास के पास अगर मान लिया 100% एनर्जी है और उसने 10, आप देखें तो इसमें आप जैसे जैसे उत्पादकों से दूर जाते जा रहे हैं, लगातार ऊर्जा का स्तर कम होता चला जा रहा है। तो आप देखें कि बाज को मिलने वाली एनर्जी और भी कम है, सर्प से इसको ज्यादा थी, क्योंकि ये घास से नजदीक था, ये घास के और ज्यादा नजदीक है तो उसको और ज्यादा एनर्जी मिल रही है। तो घास के जितना जो ज्यादा नजदीक होगा, अर्थात उत्पादकों से जो जितना करीब होगा, उसको मिलने वाली एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। इस बात को भी आप समझने का प्रयास करिएगा। फिर आपका ये सवाल हो सकता है कि सर अगर इनको एनर्जी बाज को कम मिल रही है और टिड्डे को ज्यादा मिल रही है, अगर इसको एनर्जी कम मिलेगी तो बाज का तो हम देखें द्रव्यमान भी ज्यादा है, बाज टिड्डे से तो कहीं ज्यादा शरीर वाला है, तो इसका पेट कैसे भरता होगा। आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि इसका पेट, जब इसको एनर्जी इससे कम मिलेगी तो इसका पेट कैसे भरेगा। तो इस बात को भी हम समझाने का प्रयास करते हैं। आइए इस बात को भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। वो इस तरह से समझने का प्रयास करिएगा आप। मान लिया जैसे घास है, इस तरह से मान लिया जैसे कि ये घास है, तो इस घास को मान लिया, इस घास के 5 ग्राम में 5 कैलोरी एनर्जी मिल रही है,
5 कैलोरी एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो इस घास को खाने वाला कई सारे लोग होंगे, प्रथम श्रेणी के जितने भी उपभोक्ता होंगे ये सारे घास को खाते हैं। तो उसमें से आप कह सकते हो ये खरगोश है, मान लिया खरगोश है, उसको मान लो टिड्डा है, ये टिड्डा है, मान लिया यहाँ पर बकरी है, हिरन है मान लिया। तो अब इस बात को आप समझने का प्रयास करना। मैंने बताया कि घास का प्रति 5 ग्राम पर 5 कैलोरी एनर्जी मिल जाती है। तो आपको मालूम होना चाहिए जैसे कि टिड्डा का द्रव्यमान कम है, टिड्डे का द्रव्यमान कम है और इसको पेट भरने के लिए चाहिए 50 कैलोरी एनर्जी। इसको अपना पेट भरने के लिए कितनी चाहिए? 50 कैलोरी एनर्जी चाहिए। तो आप कहोगे कि सर इसके हम जब 5 ग्राम में 5 कैलोरी एनर्जी चाहिए तो 10 घास के 5-5 ग्राम के 10 पैकेट वो खा लेगा, तब इसका पेट टिड्डे का क्या हो जाएगा? भर जाएगा। फिर दूसरी बात आई खरगोश की। मान लो खरगोश को अपना जीवन यापन करने के लिए 500 कैलोरी एनर्जी चाहिए, 500 कैलोरी एनर्जी। तो आप देख रहे हो जो 500 कैलोरी एनर्जी चाहिए और आपको मालूम प्रति 5 ग्राम पर 5 कैलोरी एनर्जी मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार के 5-5 ग्राम के कितने वो खा लेगा? 100 5-5 ग्राम के। जब वो 100 घास के टुकड़े खा लेगा तो निश्चित रूप से आप कह पाओगे कि उसको 500 कैलोरी एनर्जी मिल जाएगी। तो इसका मतलब 100 अगर हम घास के 5-5 ग्राम के टुकड़े के खाएगा तब खरगोश का पेट भरेगा। इसी तरह आप बकरी की बात करें, मान लो बकरी को अपना जीवन यापन करने के लिए लगभग उतना ही एनर्जी चाहिए जितनी खरगोश को चाहिए। मान लेते हैं इसको 90 चाहिए, तो इस हिसाब से इसका भी डिवाइडेशन हो जाएगा, उतनी ज़्यादा उसको खानी पड़ेगी। इसी तरह हम हिरन को भी समझने का प्रयास करें। तो आपको अगर हम यहाँ पर समझने का प्रयास करें कि जैसे कि कह रहे थे टिड्डा उसका पेट भर पाए, उतनी ज़्यादा संख्या में उसको प्राप्त करेगा। ये बात भी मैंने आप सब लोगों को क्लियर करा दी। अब अगली बात आती है खाद्य जाल की। खाद्य जाल क्या होता है? ये भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। खाद्य श्रृंखला को हमने पढ़ा दिया, जिसमें आप लोगों ने ये जाना कि जो हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं, जो भोजन होता है ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, किसी भी प्राणी जीवधारी के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसे भोजन प्राप्त करना होता है। और भोजन जब अलग अलग पोषण स्तरों से गुजरता हुआ चलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। फिर आप लोगों ने ये जाना कि किस हिसाब से जो है हमारी खाद्य श्रृंखला चलती है, उसका भी मैंने एक पैकेट आपको समझा दिया, किस हिसाब से उसका पेट भरेगा। इस तरह की सारी चीज़ें भी आपको इसमें समझ में आई। अगली बात आ जाती है खाद्य जाल क्या होता है। खाद्य जाल को अगर हम समझने का प्रयास करें, यहां पर हम समझाएंगे आपको खाद्य जाल क्या है। दरअसल खाद्य जाल का मतलब आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना और आपको बात समझ में बिल्कुल आ भी जाएगी। मान लिया घास है ये, अब इस घास को खाने वाले तो बहुत सारे प्राणी हैं। आप देखे होंगे घास को खाने वाला टिड्डा भी है, घास को खाने वाला यहाँ पर आपने देखा होगा घास को खाने वाला हिरन भी है, और यहाँ पर घास को खाने वाली गाय भी है। आप देखें तो टिड्डे को खाने वाला कौन है? टिड्डे को खाने वाला मेढक है। मैं अगर कह दूं मेढक को खाने वाला कौन है तो आप कहोगे सर्प है। सर्प को खाने वाला कौन है तो आप कहोगे सर्प को कौन खा जाएगा? बाज खा जाएगा। इस तरह से तो आप ये देख पा रहे हो कि टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सर्प ने खाया, सर्प को बाज ने खाया, फिर उसके बाद बाज को मान लिया शेर खा रहा है। इस तरह से किसी भी खाद्य श्रृंखला में आपने देखा कि हिरन को शेर खा रहा है, और किसी खाद्य श्रृंखला में आपने देखा गाय को जो है शेर खा रहा है। तो आप क्या पा रहे हैं? इन सारी चीजों को देखने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है? क्या हिरन को हमेशा शेर हिरन को ही खाता है? एक सवाल है। क्या हिरन को हमेशा शेर ही खाता है? क्या शेर का शिकार शेर और अन्य चीजों का शिकार नहीं करता? क्या अन्य खाद्य श्रृंखलाओं में प्रवेश नहीं करता शेर? आप कहेंगे सर बिल्कुल प्रवेश करता है। आप इसी तरह देखें सर्प क्या हमेशा मेढक को ही खाता है? तो आप कहोगे नहीं, सर्प छिपकली भी खा जाता है, किसी दूसरी खाद्य श्रृंखला की छिपकली को भी खा जाएगा।
क्या सर्प हमेशा मेढक के अलावा और कुछ नहीं खाता, छिपकली के अलावा? आप कहोगे सर मछली को ही खा जाता है, मछली को ही खा जाता है। तो आपने देखा क्या? आपने ये देखा कि जो एक निश्चित खाद्य श्रृंखला चल रही थी उसमें किसी पोषण स्तर का कोई भी प्राणी अन्य खाद्य श्रृंखलाओं के प्राणियों को भी भोजन के रूप में प्राप्त कर लेता है। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, खाद्य श्रृंखलाओं में पारस्परिक जीवों के मध्य में भोजन प्राप्त करने के मध्य में एक प्रतिस्पर्धा होती है। जो प्रतिस्पर्धा यहाँ पर आपको देखने में आ रही है, शेर चाहेगा कि मैं गाय को खाऊं और इसके पोषण स्तर के अन्य प्राणी चाहेंगे कि मैं इस गाय को खाऊं, मैं इस हिरन को खाऊं। तो आपस में इन सबकी प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। साथ में आप क्या देखते हैं कि ये अपनी खाद्य श्रृंखला के अतिरिक्त अन्य खाद्य श्रृंखलाओं पर भी निर्भर हो जाते हैं। तो इस तरह से एक जाल बना लेते हैं, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। तो आप कह सकते हैं खाद्य जाल क्या होता है? खाद्य जाल बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं का क्या होता है? समूह होता है। खाद्य जाल बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं का क्या होता है? समूह होता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो आपने जैसे कि यहाँ पर देखा कि खाद्य जाल जो है बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं का क्या है? समूह है। आप देखें तो शेर इस वाली खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर लेगा। अभी वो हिरन को खा रहा था, अभी आप देखेंगे हिरन के अलावा वो आप देखेंगे बाज को मिल जाएगा तो बाज को खाने लगेगा। आप देखें तो गाय मिल जाएगा तो गाय को खाने मिलेगा। तो जो एक खाद्य श्रृंखला, जो एक इकोसिस्टम चल रहा था, उस इकोसिस्टम में वो प्रवेश कर जाता है। एक खाद्य श्रृंखला को दूसरे खाद्य श्रृंखला से लिंक कर देता है, वो दूसरे में चला जाता है अपना पोषण प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं किसी एक जीवधारी के कारण बन जाती हैं और एक जाल का रूप ले लेती हैं। इसी को हम लोग कहते हैं खाद्य जाल। आप अच्छी तरह से शायद समझ गए होंगे। खाद्य जाल का मतलब है बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं का समूह। जहां पर बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में उलझ जाती हैं, जैसा कि यहाँ आपने देखा, उसी को क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। अब आप इन सारी चीज़ों को एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैंने बताया कि जो फर्स्ट सेकंड लेक्चर है उसका PDF आपको इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।